मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं बात करना करूँगी। जय हिंद। अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव फेल होने के बाद अब देखो, अभी एक सिनेरियो समझ लो पूरा। आज भी हम लोग विश्व के नक्शे में समझेंगे कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध जो है अपने चरम स्थिति में थी, और जापान वगैरह इतने ज़्यादा अग्रेसिव थे उस समय कि क्या कहते हैं इसका, अमेरिका वगैरह पानी मांग रहे थे उस समय जापान से, इतना तेज। हाँ, पानी मांगना मतलब एक मुहावरा है ना, पानी मांगना मतलब चक्के छूट गए थे इसके। हाँ, पानी मांगना मतलब प्यासे को पानी नहीं मिले तो फिर उसकी आत्मा तड़फेगी ना। उस समय जो है जापान बहुत तेज़ी से, जापान पहले युद्ध नीति में विश्वास करता था। जापान में ज़्यादातर कौन से धर्म के लोग रहते हैं? बुद्ध संप्रदाय के, ठीक है। इसीलिए जापान ने बाद में अपना युद्ध नीति बंद करके उसने जो है महात्मा बुद्ध की भेरी नीति, वो कौन सा भेरी घोष, धम्म घोष, भेरी घोष को तो युद्ध कहते ही, ठीक। तो अब देखो स्थिति उस समय क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हो चुका था, और 1942 तक आते आते, ये 1942 की घटना है। क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 की घटना है। 1942 में भारत आने वाला एक मिशन है। तो 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में इस समय जापान जो यहाँ पर है आपका प्रशांत महासागर का एक जो है द्वीपीय देश है, ये बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा था। किधर? इस तरफ, ये पूर्वी एशिया की तरफ, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। इधर कौन से देश है आपका? इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है। और यही मलाया वगैरह, मलाया प्रायद्वीप या भारत में या म्यांमार का क्षेत्र हो गया, ठीक। सिंगापुर यहीं पर है। तो ये यहाँ तक कब्जा कर लिया था जापान बढ़ते बढ़ते। और इधर ही जो है इस तरफ अगर इस मानचित्र को आप घुमाओगे तो ये अमेरिका इधर है ना, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो, इधर ही जो है इसका जो है पर्ल हार्बर, प्रशांत महासागर में अमेरिका का ही एक सैनिक अड्डा था, पर्ल हार्बर। क्या था? पर्ल हार्बर, ठीक। यहाँ पर जहाज वहाज, लड़ाकू जहाज सब तैनात रहते थे। इस पर्ल हार्बर जो है लड़ाकू मैदान था, एक तरीके से एक टापू था, द्वीप था। उस द्वीप पर जो है सैनिक अड्डा बना रखा था किसने? अमेरिका ने। और जापान ने यहाँ जाकर के इसकी लुटिया डुबो दी। पर्ल हार्बर में आक्रमण किया और सब कुछ तहस नहस कर दिया, बमबारी करके पर्ल हार्बर को सत्यानाश कर दिया। तो अमेरिका इधर पूरी तरीके से जो है एकदम परेशान हो गया था। और एक छोटा सा देश जो कि मतलब साम्राज्य विस्तार कर रहा था। अभी तो इंग्लैंड वगैरह यूरोपीय देश थे, और उसी साम्राज्य विस्तार की कड़ी में अब जापान भी आगे बढ़ रहा था, इन सबको भगाते हुए जीते। यहाँ भी अंग्रेज थे, तो यहाँ से अंग्रेजों की बुरिया बिस्तर बांध दी, यहाँ से जापानी सैनिकों ने आकर के, ठीक। अब भारत नज़दीक ही पहुँच गया था भारत तक आने के लिए, ठीक। तो उस समय विंस्टन चर्चिल जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, जो यहाँ बैठा हुआ था प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का। अब इसके ऊपर दबाव आना शुरू होता है यूरोप से, ठीक है। पोलैंड वगैरह इसके समर्थक थे ना, और जो है फ्रांस, और इसके अलावा अमेरिका, चीन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये भी दबाव डालता है किस पर? इंग्लैंड पर, ठीक। चीन दबाव डालता है इंग्लैंड पर, क्योंकि चीन बड़ा देश है और बगल में पड़ोसी कौन है? जापान, जो विस्तारवादी नीति का इसमें पालन कर रहा है, बहुत तेज़ी से विस्तार कर रहा है। बड़े देशों को, रूस तक को हरा दिया इसने, जो है चीन तक को जो है युद्ध में परास्त किया। तो इस तरीके से जो है ये सब भयभीत हो गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने और आपका जो है अमेरिका ने, चीन ने, इन तीनों देशों का दबाव आता है किस पर? विंस्टन चर्चिल पर, कि तुम क्या काम करो, जो भारत है, भारत का मसला पहले सॉल्व करो, भारत का मसला सॉल्व करो। क्योंकि भारतीय लोग अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारा युद्ध में। भारतीय सैनिक और भारतीय वहाँ के नेता द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम हारने के कगार पे हैं। भारत अगर तन मन धन से सपोर्ट करने आ जाएगा तो
पासा पलट सकता है युद्ध में। और तो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल पर जब दबाव आता है, विंस्टन चर्चिल नहीं चाहता था, ये और ज़्यादा जो इसके पहले वायसराय कौन था, लिनलिथगो था ना, उससे भी ज़्यादा बदमाश था ये भारत छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन दबाव आ रहा था। तो इसने फिर वही घिसी-पुटी बात जो इसके पहले अगस्त प्रस्ताव में आया था, लिनलिथगो ने भेजा था, वही प्रस्ताव एक कुछ दो चीज़ बातें उसमें जोड़ करके काट पीट करके फिर स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में, अगुवाई में, स्टुअर्ट क्रिप्स के अगुवाई में भारत भेजता है कौन सा प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये क्रिप्स मिशन था जो एक प्रस्ताव लेकर आता है, प्रपोजल लेकर आता है। प्रस्ताव मतलब कि भारतीयों को कुछ झुंझुना पकड़ाएंगे और कहेंगे कि जो है तुम हमारा साथ दो, कहाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। अब यहाँ भारत के लिए भी गंभीर समस्या था। गांधी जी इस चीज़ को समझते थे कि अगर अंग्रेज इस समय छोड़ करके जब हमारे उसी हाल में चले जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर और समय तक दबा कर रखेंगे तो फिर बीच में छोड़ेंगे तो जापान आकर के हमारे भारत पे अटैक कर देगा। फिर एक अब इधर से तो ये भागेंगे अंग्रेज अपनी बोरिया बिस्तर लेकर, अब कौन कब्जा कर लेगा, जापान। तो वही हाल हो जाएगी, खजूर पे आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो गांधी जी ने कहा था कि भैया ऐसा है, अभी तुरंत छोड़ जाओ, अभी जापान थोड़ी दूर पे है, हमारे यहाँ नहीं पहुँचा है, अभी मौका है। इस समय इसी हाल में, जिस हाल में हम हैं, फटे हाल, बर्बाद हाल जो भी हमारा है, इस हाल में छोड़ जाओ कम से कम। हमारे सैनिक जो युद्ध में लगे हैं उनको ट्रेंड करके और कम से कम जो है व्यवस्था तो अपनी बना लेंगे, नहीं यहाँ जापानी आ जाएंगे और जापानी से तुम भी भयभीत हो, फिर छोड़ के जाओगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे भाई, जब हिंदुस्तान में ही प्रवेश कर जाएंगे जापानी। तो इस तरीके से गांधी जी भी इस चीज़ को, दूरदृष्टि को समझ रहे थे। तो यहाँ पर 3 लोगों का जो है इसमें योगदान था, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का और चीन का। इन तीनों ने दबाव डाला विंस्टन चर्चिल पे, प्रधानमंत्री पर, कहा कि भारत वाला मसला क्या करो, सॉल्व करो, नहीं तो फिर हम युद्ध में हार रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम हार रहे हैं। तो इसलिए चर्चिल का ये जो यहाँ का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, तो चर्चिल ने सिर्फ जो है दिखाने के लिए, विश्व बिरादरी को दिखाने के लिए, अमेरिका वगैरह को, कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो मन, उसका अंदर से मन नहीं था भारत को छोड़ने का। तब उसने जो है कुछ प्रस्ताव भेजा भारत में। तो एक क्रिप्स मिशन जो है स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आता है। किसके नेतृत्व में, स्टूपिड नहीं, कौन स्टूपिड कह रहा है, स्टोफोर्ड या स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो स्टोफोर्ड क्रिप्स के नाम से एक जो है ये मिशन का गठन किया जाता है और ये भारत आता है। लेकिन गठन कब होता है, तो 11 मार्च को इसका गठन होता है। डेट याद रखना, 11 मार्च 1942। तो 11 मार्च 1942 को इंग्लैंड में स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को गठित किया जाता है 11 मार्च को। और इसके बाद में भारत पहुंचता है ये 23 मार्च को। भारत कब पहुंचता है, 23 मार्च को। समुद्री मार्ग से आना रहता है, हवाई जहाज से उड़कर तो आ नहीं रहे, समुद्री मार्ग से आ रहे हैं तो टाइम लग रहा है। तो 23 मार्च को ये भारत पहुंचते हैं और भारत आते ही सबसे पहले ये मिलते हैं गांधी जी से। किससे मिलते हैं, गांधी जी से। 27 मार्च का दिन है, 1942 है। इनको बताया गया था भैया इस समय भारत में एक गांधी है, नंगा फकीर, उसी से मिलना, वही सॉल्व करेगा तुम्हारी समस्याओं का। तो क्रिप्स महोदय सबसे पहले किससे मिलते हैं, गांधी जी से। कब मिलते हैं, 27 मार्च को, ठीक है। तो ये प्रश्न बन जाता है, डेट नहीं याद रखना है, लेकिन आपको याद रखना है कि क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत आया तो उसके सदस्य सबसे पहले किससे मुलाकात करते हैं, गांधी जी से। तो गांधी जी से मुलाकात करते हैं, गांधी जी कहते हैं ठीक है अपना प्रस्ताव लाए हो, पिटारा खोल के दिखाओ क्या है। तो ये पिटारा खोल के दिखाते हैं कब, 30 मार्च को। ये पिटारा खोल कर दिखाते हैं 30 मार्च को, यानी प्रस्ताव रखते हैं। ये क्या रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं 30 मार्च 1942 को। तो ये कंटिन्यू डेट है। 11 मार्च को गठन किया गया क्रिप्स मिशन का, 23 मार्च को इंडिया पहुंचता है, 27 मार्च को गांधी जी से मुलाकात करते हैं, इसके सदस्य जो है गांधी जी से मिलते हैं। और इसके बाद में 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव रखा जाता है, यानी जो कुछ बनाकर प्रपोजल लेके आए हैं 5-6 बिंदुओं का, उसको रखते हैं। अब रखेंगे किसके सामने भाई, तो रखेंगे भारतीय पार्टियों के सामने। किसके सामने रखेंगे, भारतीय पार्टियों। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी तो कांग्रेस थी, और कांग्रेस में इस समय अध्यक्ष कौन था बता सकता है कोई, हाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि ये 1940 में बने थे, 1945 तक रहेंगे, सबसे लंबे समय तक 5 वर्ष तक मौलाना आज़ाद ही क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे कम उम्र में बनने वाले भी यही थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले। 1923 के अधिवेशन में एक बार इनको जो है अध्यक्षता दी गई थी विशेष अधिवेशन में। तो
ये कांग्रेस के जो है सबसे कम उम्र के और सबसे लंबे समय तक रहने वाले आज़ाद जी थे। तो कांग्रेस की तरफ से आज़ाद जी जाते हैं, भेजे जाते हैं कहाँ, प्रस्ताव को सुनने के लिए, और इनके साथ सहयोगी रहते हैं JL नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं, आज़ाद जी के साथ में जाते हैं। और दूसरी एक इसके साथ महत्वपूर्ण पार्टी कौन थी, मुस्लिम लीग, ठीक है। तो लीग की तरफ से वही जाएगा जिन्ना, लीग का मतलब जिन्ना ही अब चल रहे हैं, ठीक है। तो लीग की तरफ से कौन जा रहे हैं, जिन्ना जा रहे हैं। और एक पार्टी और थी हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा थी, मदन मोहन मालवीय वाली पार्टी जो थी हिंदू महासभा, इसकी तरफ से BD सावरकर जाते हैं। इसकी तरफ से कौन जाते हैं, BD सावरकर जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जयकर जाते हैं इसके साथ में, इनके साथ में जयकर जाते हैं। और एक डिप्रेस्ड क्लास पार्टी थी दलित वर्ग की, कौन सी पार्टी थी, दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर लिख दे इतना चलेगा, डॉक्टर अम्बेडकर जी आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक पार्टी थी आपकी कौन सी, उदारवादी, एक पार्टी उदारवादी पार्टी थी। इसकी तरफ से कौन जाते हैं, तेज बहादुर सप्रू। तो ये लोग जाते हैं कहाँ पर, प्रस्ताव को सुनने के लिए। ये सब पूरी टीम जाती है, इस टीम जो है पूरी पहुँचती है कहाँ, प्रस्ताव को सुनने के लिए। प्रस्ताव रखा जाता है। अब प्रस्ताव में क्या रखा जाता है और उसका क्या रिजल्ट आता है, तो ये सब हम लोग देख लेते हैं। प्रस्ताव में जो बातें रखी जाती है, नंबर 1 तो प्रस्ताव में ये कहा जाता है कि जो है एक संघ बनाया जाएगा, भारत का एक क्या बनाया जाएगा, एक संघ। अभी ये 1935 के अधिनियम में जो है स्पष्ट बात नहीं थी ये, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है भारत का क्या बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। संघ, यूनियन जो आज है, भारत क्या है, एक संघ है, यूनियन है। देखो संघ के अंग्रेजी इसके 2 होते हैं, हिंदी तो संघ ही है, फेडरेशन होता है और यूनियन होता है, ठीक है। अमेरिका फेडरेशन है, अमेरिका भी संघ है राज्यों का, लेकिन वो क्या है, फेडरेशन है। भारत भी राज्यों का संघ है, लेकिन वो क्या है, यूनियन है, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यूनिटी सबसे बना है यूनियन ना, तो यूनिटी कब रहेगी, जब बंधे हुए रहेंगे। तो जब बंधे हुए हैं तो उसको जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता है, इसलिए भारत जो है राज्यों का संघ है, जो यूनियन वाला संघ है, ठीक है। तो हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये जो है संघ बनाएंगे, लेकिन ये कहते हैं संघ कैसा बनाएंगे। उस समय प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 11। तो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य जो है, ब्रिटिश प्रांत इसमें शामिल किया जाएगा, किसमें, ब्रिटिश प्रांत। और देसी रियासतें 500-600 के करीब में देसी रियासतें हुआ करती थी उस समय, जहाँ पर अभी भी राजा होते थे, शासक। कौन होते थे शासक, राजा। लेकिन सब जो है किसके झंडे के तले अपना सर झुकाते थे, ब्रिटेन के यूनियन जैक के ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक था, तो यूनियन जैक झंडे के तले मतलब अपना सर झुकाते थे, तभी ये देसी रियासतें जो है चल पा रही थी। तो 500 से अधिक देसी रियासतें और 11 ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, ये सब मिल करके क्या बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे। यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन अभी देखना इसमें जो हम बात कहेंगे, सारी बात जब आप समझ जाओगे इनकी प्रस्तावों को, तो आप कहोगे हम भी अगर वहाँ पर उस समय होते तो हम भी कहते कि लौट जाओ अपनी बोरिया बिस्तर ले करके, ठीक है। तो ये इतना बनाने की बात कहे तो ठीक है, लेकिन इन्होंने इसमें एक क्लॉज जोड़ दिया कि हम इनको जो है स्वतंत्र रखेंगे, आज़ाद, मतलब इनकी एक तरीके से इनकी आज़ादी होगी, संघ में शामिल हो चाहे न शामिल हो। संघ में अगर भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं तो ठीक है, स्वागत है। नहीं होना चाहते हैं तो अपना एक अलग संघ बना ले, अपना एक अलग संघ बना ले, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब अलग संघ बनाएंगे, जब अलग संघ बनाएंगे तो भारत कितने टुकड़ों में बढ़ जाएगा आपको पता है। भारत जो है अलग अलग संघ बना लेंगे, सब कहेंगे भैया हम तो जो है उसमें नेहरू और गांधी जी के चक्कर में हमको पार्टी में मौका नहीं मिलेगा, कांग्रेस कभी हम आएंगे नहीं। तो दूसरे उधर पश्चिमोत्तर प्रांत की तरफ, इधर वाले पश्चिमोत्तर वाले जो है ये कहेंगे हम अलग, खास करके बंगाल वाला कृषक प्रजा पार्टी जहाँ पर बैठी थी वो तो कहेगा कि हम अलग संघ बनाएंगे, हम अलग संघ बनाकर एक अलग राष्ट्र बना लेंगे। तो भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाता अगर इसकी बातों को मान लिया ये होते जो है कांग्रेस। तो इसने कहा कि ये तो बनाएंगे, लेकिन सबको स्वायत्तता रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी कि संघ में शामिल होना है कि नहीं होना है। ना होना चाहो तो अपना संघ अलग बना लो, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये संघ की बात हो गई। इसके अलावा संविधान निर्माण भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संविधान निर्माण। ये पुरानी बात है,
ये पहले भी संविधान निर्माण की बात की गई थी, किसमें, अगस्त प्रस्ताव में भी रखा गया था ना। तो यहाँ पर कहा गया संविधान निर्माण भी किया जाएगा। संघ वाली बात तो यहाँ पर नहीं आई है, अगस्त प्रस्ताव में नहीं था ये, और यहाँ पर संविधान निर्माण की बात की जा रही है। संविधान निर्माण में कहा जा रहा है, यहाँ भी वही चीज़ कहा जा रहा है कि ब्रिटिश प्रांत से जो है, वहाँ से जो ब्रिटिश प्रांत में जो भी विधायक हैं चुन करके गए हैं, ठीक है, विधायक ही कहते हैं प्रांतों में, ठीक, तो जो भी वहाँ के मेंबर्स हैं वो जो है अपने में से किसी एक सदस्य को चुनेंगे, तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव तो हम आप किसको चुनते हैं? सांसद और विधायक को, जिसको जनता सीधे चुनती है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। और हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब किसी जो है व्यक्ति को चुनते हैं किसी काम के लिए, तो फिर वो कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष। भाई हमारे लिए डायरेक्ट तो जिम्मेदार कौन है? विधायक सांसद, जिसको हमने डायरेक्ट चुनकर भेजा है। लेकिन अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रपति का चुनाव में हम सब वोट डालने जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो है, जो हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं वही चुनते हैं विधानसभाओं से, और आपका केंद्र में संसदीय सांसद लोग, तो वो लोग चुनते हैं। तो इसलिए वो कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब संविधान का निर्माण होगी तो एक सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब संविधान बनाने के लिए व्यक्ति चाहिए ना, व्यक्ति चाहिए, तो व्यक्ति कहाँ से ले आएंगे? सड़क पर टहलने वाले व्यक्ति को तो पकड़ के लाएंगे नहीं। तो व्यक्तियों को लाने के लिए क्या किया जाएगा? जो ब्रिटिश प्रांत के जो भी परिषद के जो भी उसके मेंबर्स हैं वो लोग अपने में से चुन करके भेजेंगे, कुछ सीटें निश्चित कर देंगे कि इतनी सीटें यहाँ से। और देसी रियासत में चुनाव तो हो नहीं रहा है। देसी रियासत में क्या है? राजा है ना, तो राजा कहेगा अपने किसी व्यक्ति को कहेगा तू जा रे संघ में उसमें शामिल हो जा, जो है सभा में, संविधान सभा में। तो देसी रियासत के राजा जो होंगे वो किसी अपने जान पहचान वाले किसी अपने रिश्तेदार को भेजेंगे। कैसे किस तरीके से? उसका जो है मनोनीत करके। चुनाव यहाँ नहीं होगा, उसमें क्या होगा? मनोनयन होगा, मनोनीत होगा। जैसे राज्यसभा के सदस्य, कुछ सदस्य राज्यसभा के मनोनीत करता है राष्ट्रपति, करता है मनोनीत राष्ट्रपति भी एक तरीके से राजा का ही उसका पद है भारत में, ठीक है। जिस तरीके से ब्रिटेन में राजा होता है उस तरीके से भारत में राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पर वंशानुगत नहीं है कि एक राष्ट्रपति बन गया तो हमेशा उसी के खानदान के लोग रहेंगे। चुनाव होता है, हर 5 वर्ष से बदलते रहते हैं। तो इसीलिए, लेकिन काम वही है जो ब्रिटेन के राजा का है। तो इसलिए जो है यहाँ राष्ट्रपति भी राज्यसभा के 12 मेंबर्स को मनोनीत करता है। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देसी रियासतों के पास ये कहा गया कि आप अपने यहाँ से सदस्यों को मनोनीत करके कहाँ भेजोगे? जो है संविधान सभा में। तो संविधान सभा में आएंगे, फिर संविधान का निर्माण करेंगे। यहाँ तक तो बात सही थी कि चलो संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन ये सब बातें कह रहे हैं युद्ध के बाद। ये सब कब होगा? युद्ध खत्म होने के बाद। युद्ध का पता है नहीं कि युद्ध कब खत्म होगा। युद्ध खत्म होने के बाद ये सब करेंगे हम, ठीक है। और यही बात वहाँ भी कही थी, कब? अगस्त प्रस्ताव में। यहाँ भी कह रहे हैं युद्ध खत्म होने के बाद। लेकिन ये भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ये भी छूट दे दिए, कहें कि तुम चाहो तो अपने यहाँ से प्रतिनिधि भेजो राज्यों में या देसी रियासत, नहीं तो अपना एक अलग से संविधान सभा बना लो, अपना अपना सब लोग संविधान बनाओ और अलग हो जाओ। देश को बांटने की ये दूसरा ट्रिक जो है कि सब लोग अपना अपना अलग अलग। तो बंगाल तो अपना संविधान तुरंत बनाता है, हैदराबाद अपना संविधान तुरंत बनाता है। वो अपने संविधान बनाते और जो है अलग हो जाते। भारत के अंदर ही तमाम देश होते। तो इसमें ये बात रख दी कि उनकी भी स्वायत्तता है, वो चाहे तो अपना स्वयं स्वतंत्र होकर के अपना संविधान बना करके और कर सकते हैं। तो ये बात भी रिजेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। वो तो हम आप होते, कम पढ़े लिखे लोग भी होते तो भी रिजेक्ट कर देते, इस बात को समझ जाते तो, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन, बहुत पुरानी बात फिर लेके आ गए। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। अब डोमिनियन स्टेटस का दर्जा तो ये पहले की बात है, तो इसको समझाने के बाद अधिराज्य, ठीक है। तो ये भी बात रखी गई। मैंने बताया ना, जो नेहरू रिपोर्ट थी उसी बातों को यहाँ लपेटा जा रहा है, कुछ जो है तोड़ मरोड़ करके, ठीक। डोमिनियन स्टेट के साथ साथ में अब देखो, एक राष्ट्र जो है राष्ट्रकुल था, राष्ट्र कॉमनवेल्थ, राष्ट्रकुल, या इसको क्या बोलते हैं कॉमनवेल्थ को? देखो कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ यानी ऐसे देश, राष्ट्रकुल ऐसे देशों का जो है एक वो है संगठन है जिसमें ब्रिटेनों ने, मतलब ब्रिटिश सरकारों ने, ब्रिटिश जो है साम्राज्यवाद ने जिन जिन देशों पर अपना कब्जा कर रखा था पहले से,
तो उनको एक मौका दिया जाता था कि आप लोग हमारे छतरी के नीचे जो है इकट्ठा होकर के आ सकते हो, ठीक है। तो राष्ट्रकुल एक संगठन बनाया गया था, तो उसमें कहा कि राष्ट्रकुल में आपको भारत को शामिल करने का मौका दिया जाएगा, और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भी बने हैं भारत से बाहर, उनमें भी इनको शामिल करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रकुल में, कॉमनवेल्थ में और जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने का भी मौका दिया जाएगा। इन्होंने कहा भैया हम क्यों आएंगे राष्ट्रकुल में, भारतीयों ने कहा हम क्यों आएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे राष्ट्रकुल में, कॉमनवेल्थ में आने की, हम तो अपने आप में ही इतने सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। तो इसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है 5वां पॉइंट ये राष्ट्रकुल हो गया। एक महत्वपूर्ण बात और थी, वायसराय की कार्यकारिणी में सभी भारतीयों को शामिल किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी जो होगी, ठीक, हाँ ये महत्वपूर्ण है। अभी पहले जो था अगस्त प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया था। वायसराय के जो सदस्य थे, सीटों की संख्या क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी, और उसमें भारतीयों को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन इसमें कहा गया कि इसमें अंग्रेज कोई भी नहीं रहेगा, अब सीटें सब किसको दे दी जाएंगी, भारतीयों को। तो एक थोड़ा सा बड़ा झुंझुना दे दिया कि बजाओ, ठीक है। तो अभी पहले, इसके पहले नेहरू प्रस्ताव में, वो नेहरू कह रहा हूँ, अगस्त प्रस्ताव में छोटा झुंझुना दिया था कि कुछ लोगों को लेंगे, अब यहाँ पर कहा सबको दे देंगे। लेकिन सुप्रीमेसी किसकी रहेगी, वायसराय की। सुप्रीमेसी किसकी रहेगी, वायसराय की, यानी पावरफुल, शक्तिशाली कौन रहेगा, वायसराय। अगर कोई कानून बना रहे हैं, इसके कार्यकारिणी के मेंबर भले ही भारतीय हैं, सब एक मत से बना दें, और वायसराय अकेला कहे कि भैया ये हम प्रस्ताव साइन नहीं करते, मंजूर नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा, रद्दी टोकरी में वो चले जाएंगे प्रस्ताव। तो यहाँ पर एक ये भी क्लॉज लगा दिया, इसलिए इसको भी क्यों मानेंगे, तुम दिखाने के लिए तो हमको बैठा दिए हो कहाँ पर, जो है कार्यकाल बड़े से, उसमें जो आज का राष्ट्रपति समझ लो, वायसराय उस समय का राष्ट्रपति हुआ करता था। तो एक बड़े, तुमने जो है राजा के सामने हमको मंत्री बनाकर बैठा दिया, लेकिन राजा इतना शक्तिशाली है कि जो है हम जो बात कहेंगे उसको माने या ना माने। पहले राजतंत्र में यही तो होता था, राजतंत्र अपना राजन मतलब राजशाही व्यवस्था चलाने के लिए मंत्रियों का एक परिषद रखता था, ठीक है। प्रधानमंत्री होते थे और अन्य मंत्री होते थे, उसमें राजस्व मंत्री, सब प्रकार के मंत्री होते थे। तो राजा उनसे चाहे सलाह ले और चाहे तो सलाह ना ले, और सलाह देने वाले सलाह दें, चाहे तो माने या ना माने। तो वायसराय की भी यहाँ यही स्थिति होने वाली थी कि वायसराय जो है भारतीय कार्यकारिणी परिषद के जो है सदस्यों की सलाह को माने चाहे ना माने। तो ये वही बात हो गई। तो इस तरीके से ये 4-5 बातें जो थी, ये सब रखा गया किसमें, क्रिप्स प्रस्ताव में, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में। अब ये सारी बातें जो थी, इसमें एक बात नहीं थी, पाकिस्तान वाली बात नहीं थी। उसने इनडायरेक्ट तो कहा था कि तुम मतलब संविधान अपना बनाओ, अपना संघ बनाओ अलग अलग, लेकिन पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया था कि पाकिस्तान, तुम लोग मुसलमान लोग अपना एक अलग से देश बना लें पाकिस्तान। तो जिन्ना यहाँ पर अपना जिन्न दिखाएगा, चलाएगा, ठीक है। तो कांग्रेस ने इसको तो सब सिरे से नकार दिए। जिन्ना के लिए इसमें कुछ बातें अच्छी थी, जैसे कि अलग संघ बना सकते हो, ठीक है, अलग संविधान बना सकते हो, जिन्ना की बातें थी, लेकिन अप्रत्यक्ष थी। डायरेक्ट नहीं नाम लेकर कहा था कि तुम जिन्ना भाई जाओ, जिंदाबाद, आगे जाओ और यहाँ पर आप पाकिस्तान बना लो। तो जिन्ना भी नाराज़ हो गया, कहा हम भी नहीं प्रस्ताव को मानते हैं, सब बेकार है। तो ऐसा कह करके इसको सब रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, ठीक है। और कांग्रेस की एक बैठक होती है 1 महीने बाद, 11 मार्च को तो इसका गठन हुआ था, और इसके 1 महीने बाद अर्थात 11 अप्रैल को कांग्रेस की एक बैठक होती है, 11 अप्रैल 1942 में, ठीक। और वहाँ पर सब सम्मति से कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर देती है, किसको, क्रिप्स मिशन को। तो क्रिप्स मिशन द्वारा इस पर रिजेक्टेड का ठप्पा लगा दिया जाता है, ठीक। और उधर जो है किसके द्वारा, जिन्ना द्वारा। बाकी के और लोगों ने भी सब ज़्यादातर रिजेक्ट ही कर दिया। लेकिन पौंडीचेरी में एक साधु बैठे हुए थे, क्रांतिकारी। कौन था उस समय पौंडीचेरी गया हुआ था, लाल बाल पाल में कौन था, हाँ, अरविंदो घोष, अरविंद घोष, ठीक है। तो पौंडीचेरी से अरविंद घोष ने लेटर लिखा, लाल बाल पाल के अलावा अरविंद घोष भी तो थे उसमें ग्रामदल से। तो लेकिन वो अभी संन्यास धारण कर लिए थे राजनीति से, और वो सन्यासी बन के कहाँ रह रहे थे, पौंडीचेरी में। तो उन्होंने वहाँ से लेटर लिखा था कांग्रेस के लिए कि अगस्त क्या नाम है, क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स प्रस्ताव को आप लोग मान लो, ठीक है, कुछ इसमें आज़ादी मिल सकती है। लेकिन अच्छी तरीके से अगर इस पर नज़र डालें तो ये भारत के टुकड़े करने वाला था, भारत को टुकड़े गैंगे में बांटने वाला प्रस्ताव था। अगर उस समय मान लिया गया होता, अगर एक कांग्रेस ने एक जो है गलती कर दी होती
तो उस पर कानून बन गया होता, और कानून बनने के बाद में भारत में देखो सरदार पटेल जी को भारत के देसी रियासतों को लाने के लिए, एकीकरण करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी। और उसमें हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, और कश्मीर, ये तो हट पे अड़े हुए थे, कह रहे थे हम भारत में शामिल ही नहीं होंगे। तो वो तो आज़ादी के बाद की बात है। और जब अंग्रेज़ थे यहाँ पर, अंग्रेज़ों का कानून था, उस समय अगर ऐसे कानून लागू हो गए होते तो देसी रियासतों में कई तो छितर बितर हो जाते। कहते हम भैया राजा आदमी हैं, हम काहे किस चक्कर में पड़े, हम तो अपना एक अलग से देश बनाएंगे छोटा सा, हमको तो उसी में मज़ा आ रहा है, और अंग्रेज़ भी छोड़ जाएंगे, भारत को आज़ाद कर जाएंगे तो हमारी राष्ट्र चलती रहेगी। तो इसलिए उस समय भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाता, लेकिन समझदारी कर यही दिखाई इन लोगों ने, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये चर्चिल जानता था इस बात को, क्योंकि ये ऐसा प्रस्ताव तो पहले भी आ चुका था। तो चर्चिल ने सिर्फ दिखावा करने के लिए, किसको, विश्व बिरादरी को, ऑस्ट्रेलिया को, चीन को, अमेरिका को दिखाने के लिए कि हमने तो अपनी तरफ से कोशिश किया था, लेकिन ये जो है मुझादे जो है कल मुझे जो है समझदार नहीं है, कौन भारतीय जो है ये समझदार नहीं है, हमारी बातों को बार बार रिजेक्ट कर दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो है इन्होंने मतलब ऐसा जो है दिखा करके और इसको मतलब रिजेक्ट करवा दिया। कुल मिलाकर जानते थे कि ये रिजेक्ट ही होगा, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो गांधी जी इस पर कुछ यहाँ से प्रश्न आते हैं कि इस प्रस्ताव के लिए किसने क्या कहा। तो गांधी जी ने इसको कहा था उत्तर दिनांकित चेक, इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक बताया था, पोस्ट डेटेड चेक बताया था इसको। गांधी जी ने इसको कहा उत्तर दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित चेक, ठीक है। किसने कहा था, गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक इसको कहा। तो उत्तर दिनांकित चेक क्यों कहा, पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा, क्योंकि इसमें युद्ध के बाद की बात की गई थी, युद्ध के बाद की, कि युद्ध खत्म होगा उसके बाद ये सारी बातें लागू होंगी। तो जैसे कोई चेक आप काट के दे रहा है, ठीक है, 2-3 महीने बाद का, तो कि 2-3 महीने बाद जैसे कोई आपसे पैसा लेकर गया, ठीक है, और उसने आपको चेक काट कर दे दिया कि हम ये पैसा आप 3 महीने बाद आपको मिलेगा, लेकिन चेक आज ही मैं दे रहा हूँ, चेक आज ही दे रहा हूँ और तारीख डाल रहा हूँ 3 महीने आगे का, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे। तो इस तरीके से ये क्या था, पोस्ट डेटेड चेक था, मतलब प्रस्ताव आज लेकर आए हो और कह रहे हो युद्ध खत्म होने के बाद, और पता है नहीं युद्ध में मरोगे, हारोगे कि जीतोगे, क्या होगा, तुम्हारा इंग्लैंड खत्म हो जाएगा, नक्शे से रहेगा कि नहीं, क्योंकि जापान बहुत तेज़ी से बम फोड़ रहा था, पर्ल हार्बर को उड़ा दिया था, और बढ़ते बढ़ते अमेरिका में भी जा सकता था इंग्लैंड, तो उसके लिए छोटी बतिया थी। तो इस तरीके से तो गांधी जी ने तो ये कह दिया उत्तर दिनांकित चेक, और नेहरू जी ने इस पर और इसके लिए एक शब्द और जोड़ दिया, बोला ये दिवालिया होने वाला बैंक है, जो चेक दे रहा है, उत्तर दिनांकित चेक दे रहा है, ये बैंक कैसा है, दिवालिया होने वाला बैंक है। दिवालिया बैंक, दिवालिया कब होती है, जब उसका पैसा वैसा ख़त्म हो जाए, दिवालिया होने वाला बैंक, दिवालिया होने वाला बैंक है। अब दिवालिया होने वाला बैंक कैसे होगा, क्योंकि भाई इंग्लैंड हार रहा है युद्ध में, अब उसका दिवाला निकलने वाला है, और तुम हमसे कह रहे हो कि हम तुमको क्या देंगे, जो है संघ बनाने का मौका देंगे, ये देंगे वो देंगे, जब तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा तो तुम दोगे क्या हमको। तो इसीलिए नेहरू जी ने कहा ये दिवालिया होने वाला बैंक है, ये क्या है, दिवालिया होने वाला बैंक है जो चेक जारी कर रहा है। अब मान लो कोई बैंक, ऐसा बैंक चेक जारी कर दे जिसके खजाने में पैसे ना हो और चेक दे दे 1 करोड़ का, और आप लेके जाओ बैंक में, तो मिलेगा 1 करोड़ क्या, नहीं मिलेगा। इंग्लैंड की यही हाल स्थिति थी इस समय, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए। उस समय की परिस्थिति ये थी ना, जापान तेज़ी से पीट रहा था इन सबको, तो लग तो ये रहा था कि ये हार जाएंगे इंग्लैंड वगैरह, तो इसलिए ये दिवालिया हो जाएंगे, और जब दिवालिया हो जाएंगे तो देंगे हमको क्या, कुछ रहेगा ही इनके पास, देंगे क्या। तो इस तरीके से 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, ये यानी दिवालिया होने वाला बैंक और उत्तर दिनांकित चेक गांधी जी ने, और दिवालिया होने वाला बैंक किसने कहा, नेहरू जी ने। यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुके हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये क्रिस प्रस्ताव जो है 11 अप्रैल को रिजेक्ट हो जाता है, जो कि 11 मार्च को स्थापित किया गया था, अस्तित्व में आया था। 23 मार्च को भारत पहुंचता है, 27 मार्च को गांधी जी से मिलते हैं, और 30 मार्च को ये प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में कांग्रेस की तरफ से नेहरू आज़ाद जी जाते हैं, लीग की तरफ से जिन्ना, हिंदू महासभा से वीडी सावरकर और जयकर, दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर, उदारवादी की तरफ से तेज बहादुर सफरी रहते हैं। और संघ में इसमें जो बातें होती हैं 4-5 पॉइंट, जैसे संघ बनाने का मौका दिया जाएगा ब्रिटिश प्रांतों को मिला करके और रजवाड़ों को मिला करके, देसी रियासतों को मिला करके, और संविधान निर्माण
के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन सब युद्ध के बाद होंगे। इसमें भी ब्रिटिश प्रांतों से चुने हुए जो प्रत्याशी आएंगे और देशी रियासतों से मनोनीत प्रत्याशी आएंगे जो संविधान सभा बनाएंगे और डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। तो बहुत पुरानी बात है, ठीक। और राष्ट्रकुल में शामिल होने का भी जो है मौका दिया जाएगा कि राष्ट्रकुल में शामिल कर लिया जाएगा। और इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी में सभी भारतीय शामिल होंगे, अंग्रेज इसमें नहीं शामिल होंगे। तो इस तरीके से जो है प्रस्ताव दिया गया, जो भारत ने पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है अब हम लोग बिल्कुल आधुनिक भारत के एकदम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं। 2-4 दिन में ही इसका क्या हो जाएगा, खात्मा होने वाला है। लेकिन ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बीच में कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो छूट गए थे, जैसे मैंने बताया था कि वायसराय के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो 2-3 क्लासेज उस पर चलेंगी। अब इसके बाद में हम लोग सीधे पहुंचेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, और हाँ, और उसके बाद में पहुंचेंगे हम लोग जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित जो सेना थी, क्या नाम है, कौन सी फौज थी उसका नाम है भूल जाता हूँ, भारतीय हिंद फौज, ठीक है। तो उनका अध्ययन करेंगे, किस तरीके से जो है उनके सिपाहियों पर मुकदमा चलता है दिल्ली के लाल किले में, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग 3-4 क्लासेज में करके और मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। फिर अगला क्लास हम इसी में चलेगा पॉलिटी का, संविधान पढ़ाएंगे, ठीक है। संविधान बहुत मतलब उतना टाइम नहीं लगेगा, हिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा वास्ट था, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग हिस्ट्री ही था। देख रहे हो शुरू से चल रही हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से शुरुआत किए थे, जब से हम ये ज्ञापन चला रहे हैं, ज्ञापन क्लासेज, तो शुरुआत से बीच में बंद हो गई थी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले आए थे, लेकिन ज्योग्राफी हमको लगता है आप सबकी साफ हो गई है पूरी तरीके से, जो पढ़े हैं वो भी साफ करके बैठे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी फिर से एक बार पूरा शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, रिवाइज करते रहो भाई, जो है नहीं तो जो है दिक्कत होगी। और इधर आपका बायो ख़त्म होगा तो फिर फिजिक्स के कुछ जो है, फिजिक्स में छोटे छोटे टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो लेकर चलेंगे साथ में, और संविधान चलेगा, ठीक है। फिर संविधान खत्म हो जाएगा कुछ क्लास में और फिजिक्स खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ साइंस चलता रहेगा, दूसरी तरफ जो है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेलल समानांतर बना रहेगा। फिर बीच बीच में जो है कुछ ऐसा भी बनाएंगे कि करंट वगैरह को बीच में लेकर आते रहें, करंट मुद्दे, ठीक है। तो ऐसे करके चलता रहेगा हमारा।